नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज तारीख है 5 मार्च 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 5 मार्च है आज और आज से कई सारे वीडियोस भी आपको मिलेंगे। एक चीज़ और है, बच्चे लगातार मैसेज करते हैं कि 71 बीपीएससी को लेकर कोई नया ग्रुप वगैरह शुरू हुआ है आंसर राइटिंग का। होली के बाद होंगे, होली से पहले मुझे जितने पहले के ग्रुप हैं उन सभी को पहले मैनेज करके टाइम पर लाना है, इसलिए भी कोई नया ग्रुप शुरू नहीं हो रहा है। किसी को ऐड भी मैं नहीं कर रहा हूँ ग्रुप्स वगैरह में, तो आप कृपया करके होली के बाद जुड़िएगा, फ्रेश ग्रुप शुरू होगा, अच्छे से आपको गाइड कर दूँगा। और देखिए आज का हेडलाइन क्या है, तो हेडलाइन यूक्रेन को लेकर हेडलाइन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बोला है कि हम जो भी समस्या है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में उसको सुलझाएंगे और कोशिश करेंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच में शांति जो है वो हो जाए। इन्होंने बोला है कि यूक्रेन से ज़्यादा और कौन शांति चाह रहा होगा, यूक्रेन के लोग ही तो सबसे ज़्यादा भी प्रभावित हैं। ठीक है, ये हमारे लिए लेस इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है लेस? तो क्योंकि इस तरह के सवाल बीपीएससी के ट्रेंड में नहीं पूछे जाते हैं। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछेगा भी तो ये पूछेगा, अगर मेंस से पूछना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में क्या अमेरिका फिर से एक ध्रुवीय विश्व बनाना चाह रहा है? क्या अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है, इससे भारत किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है? इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच में संघर्ष है, उससे आपको सवाल पूछा जाता है, तो उसको अलग से पढ़ना होगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपति में जो नोक-झोंक हुआ इसका क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है बीपीएससी में। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं गुरु? तो एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, बिहार इकोनॉमिक सर्वे। जिस प्रकार से कल हमने बिहार बजट को कंक्लूड किया, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसके वो मैंने करवा दिए। कल मैंने मेंस आंसर राइटिंग में भी महिला पर आधारित एक सवाल दिया था। क्यों दिया था? 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, अप्रैल में आपका क्या है तो मेंस एग्जामिनेशन है, तो क्वेश्चन सेट करने की प्रक्रिया इसी दौरान शुरू होती है गुरु। मार्च और अप्रैल के बीच में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, तो इस दौरान के जो हॉट टॉपिक होते हैं, हॉट इशूज़ होते हैं, उससे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मैंने निबंध ग्रुप में भी दिया था वुमेन से रिलेटेड निबंध लिखने के लिए, और क्वेश्चंस भी कल जो दिया है वो भी वुमेन से रिलेटेड ही दिया है, क्योंकि 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। उसके साथ साथ बजट भी मैंने आपको कल कराया था। आज इकोनॉमिक सर्वे हम बिहार का थोड़ा सा पढ़ेंगे, और इवनिंग में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उसके एमसीक्यू भी अवेलेबल मैं करवा दूंगा। आज ही इवनिंग में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम ग्रुप पर, पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये एक चीज़ और है, और क्या क्या आज हम पढ़ेंगे, तो IRCTC, इसका नाम सुना होगा IRCTC। इसके वेबसाइट पर तो कभी न कभी गए ही होंगे ट्रेन टिकट काटने के लिए। वो अलग बात है कि सब नहीं काट पाते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में सारे बुक हो जाते हैं। IRCTC और इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC है शायद, देखेंगे कि कौन सी है। इन दोनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो ज़रा इसको भी समझेंगे, नवरत्न महारत्न वगैरह क्या होता है इसको भी समझेंगे हम लोग। ओके, एक छोटा सा अपडेट और है। कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि कल बिहार में हाई कोर्ट में क्या हुआ बीपीएससी केस का, उन्होंने तारीख दे दिया है फिर से। वो सनी देओल का जो डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, वो जब तक भारत देश रहेगा अनंत काल तक, तब तक वो रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि अपना जुडिशरी जो है ना वो सुधरने वाला है नहीं, तारीख पे तारीख आ जाती है। समय रैना और रणबीर इलाहाबादी के केस में आप कभी गौर कीजिएगा चीज़ों का, आपको दिखेगा 1 या 2 हियरिंग में कुछ ना कुछ डिसीजन आ जाता है, या लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनको क्या करना है क्या नहीं, उस पर आप तारीख पे तारीख दे रहे। इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं था वो चीज़ें। खैर छोड़िए, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है और इशू क्या है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे क्या है, और हम फाइनल में भी पहुंच गए हैं। देखिए क्या है आज का टॉपिक। आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया है, तो 28 फरवरी 2025 को पेश किया गया है। बजट पर लिखा होता है 2025-26। आर्थिक सर्वेक्षण पर क्या लिखा होता है, 2024-25। सर्वेक्षण किया जाता है 2025 ईस्वी तक का किया है उन्होंने, कि किस प्रकार से हमने पिछले वर्ष में परफॉर्मेंस किया है, इस वर्ष हम क्या क्या करने वाले हैं, और आगे के वर्षों के लिए हमारा क्या लक्ष्य है। इसी चीज़ का होता है आपका क्या, तो इकोनॉमिक सर्वे। बिहार के वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2025 को सबसे पहला एमसीक्यू यही पूछा जा सकता है आपसे। पीटी एग्जामिनेशन का जो लेवल हो गया है घटिया, उसमें ये भी पूछा जा सकता है 28 फरवरी को पेश किया गया है या 27 फरवरी को। बजट से 1-2 दिन पहले पेश किया जाता है।
यह राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। कौन सा सवाल? तो 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है जिसमें बिहार की अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास की दिशा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। बिहार की अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास की दिशा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें आर्थिक वृद्धि दर जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा प्लीज़ और याद करने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि मैं इस पर आधारित आपको MCQ भी दूंगा। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बिहार देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। देश में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी स्टेट की बात करें तो बिहार राज्य अपना दूसरे स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 23-24 बिहार का GSDP वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपये और 2011-12 की स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्तमान मूल्यों पर 8,54,429 करोड़ रुपये है और अगर स्थिर मूल्यों पर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? 4,64,540 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। ये आपका क्या हो गया? दूसरा MCQ हो गया। वित्तीय वर्ष 23-24 में GSDP में 14.5% की वृद्धि वर्तमान मूल्य पर और 9.2% की वृद्धि स्थिर मूल्य पर दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 23-24 में स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपये और वर्तमान मूल्यों पर 66,828 रुपये हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है कहीं न कहीं। एक चीज़ यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए था कि वर्तमान मूल्य स्थिर मूल्य जो आप सरकार बोल रहे हो बार बार, इसका क्या मतलब है? स्थिर मूल्य का मतलब होता है जब हम बेस ईयर से कंपेयर करके देखते हैं किसी मूल्य को तो उसको कहा जाता है स्थिर मूल्य। बेस ईयर का तात्पर्य अभी आपको ऊपर मैंने पढ़ाया था कि स्थिर मूल्य क्या है? 2011-12 के स्थिर मूल्य, ये क्या है अपना? तो बेस ईयर है। देखिए आप, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके वजन बढ़ गए हैं तो आप क्या बोलोगे? किसके कंपेयर में? पिछले महीने के तुलना में कि पिछले ईयर के तुलना में? तो पिछले ईयर की तुलना में हो सकता है आपको वजन बढ़ा हुआ दिखे, पिछले महीने के तुलना में आपको वजन बढ़ा हुआ कम दिखे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो कंपेयर करना पड़ता है जब भी हमें किसी चीज़ का ग्रोथ देखना होता है या उसमें कमी देखनी होती है, तो कंपेयर करके ही तो हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा बढ़ा है बिहार की इकोनॉमी और कितना ज़्यादा कम हुआ है। तो वही कंपेयर करते हैं जब हम स्थिर मूल्य पर, बेस ईयर पर, तो उसको कहा जाता है स्थिर मूल्य पर हम क्या कर रहे हैं? तो कंपेयर कर रहे हैं। जब वर्तमान के बाजार कीमतों के आधार पर हम कंपेयर करते हैं तो उसको कहा जाता है कि वर्तमान कीमतों के आधार पर, वर्तमान मूल्य पर हम निकाल रहे हैं, आज के मूल्यों के आधार पर। तो यही दो चीज़ है। प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 23-24 में स्थिर मूल्य पर 33,333 रुपये हैं और अगर आज के मार्केट के अनुसार में देखेंगे तो 66,828 रुपये हो गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। बिहार में पटना सबसे अमीर जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला है। शिवहर आपको उत्तर बिहार में दिखेगा, छोटा सा जिला है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में सबसे नीचे अक्सर शिवहर जिला ही रहता है, बहुत छोटे आकार का जिला है और ये काफ़ी वर्षों से पटना जिला ही टॉप पर रहा है प्रति व्यक्ति आय की तुलना में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पटना के सभी व्यक्ति की आय जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। क्या है? तो पटना के जितनी जनसंख्या है और पटना का जितना इनकम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें पटना की आय निकल जाती है प्रति व्यक्ति की, अगर सामान्य भाषा हम समझेंगे तो। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 22-23 में 44,823 करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 23-24 में घटकर 35,660 करोड़ रुपये रह गया है। यानी कि राजकोषीय घाटा बिहार सरकार का कम हुआ है, ये अच्छी चीज़ होती है। वित्तीय वर्ष 24-25 में यह 29,095 करोड़ रुपये होने का अनुमान भी लगाया जाता है। राजस्व बचत वित्तीय वर्ष 23-24 में 2,833 करोड़ रुपये रही है, जबकि वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,121 करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है। राज्य का कुल व्यय वित्तीय वर्ष 23-24 में 2.52 लाख करोड़ रुपये था। राज्य का कुल व्यय कितना था? लगभग में 2.5 लाख करोड़। कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 24-25 बढ़कर 2.79 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कि राज्य सरकार का व्यय जो है वो बढ़ने का अनुमान है। विकास मूलक व्यय, विकास पर 1.69 लाख करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं, 1.77 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है ये बढ़कर। यानी कि विकासात्मक कार्यों को लेकर 2.5 लाख में से कितना व्यय किया गया है? लगभग में 1.70 लाख करोड़ रुपए व्यय किया गया है, जो बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।
कृषि क्षेत्र की हम लोग बात करें तो चावल के उत्पादन में 21%, गेहूं के उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई है। पशुधन और मत्स्य में 9.50% की दर से इजाफा हुआ है। 7 उत्पादों के लिए बिहार सरकार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति का क्रियान्वयन कर रही है। इस बार के प्रीलिम एग्जाम में दलहन या तिलहन नीति से एक सवाल पूछा गया था और वहाँ पर उत्पादों का नाम पूछ लिया गया था कि कौन से उत्पाद इस नीति में केंद्र सरकार के बजट से सवाल पूछा गया था शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कृषि को लेकर 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं, 7 प्रोडक्ट हैं जिस पर बिहार सरकार फोकस कर रही है। पहला प्रोडक्ट कौन है तो सुपर फूड, मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधि पौधे, शहद व चाय। कृपया करके इन 7 को आपसे विनती है कि याद रखें और इसका उपयोग करें। कहाँ पर उपयोग करें? मेंस आंसर राइटिंग अगर एग्रीकल्चर सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर इसको इंक्लूड कर दीजिए आंसर में अलग से। अगर सवाल पूछा जाता है तो प्रीलिम एग्जाम में पूछा जाएगा कि 7 के 7 आपको याद होने चाहिए। मखाना है, फल है, फल में बहुत सारे आ जाएंगे, सब्जियां हैं, मक्का है, औषधीय पौधे हैं, शहद है और चाय है। बिहार के औद्योगिक सेक्टर में 75,293.76 करोड़ के निवेश प्रस्तावित हैं। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक 58.6% का योगदान रहा है। ये सवाल पूछा गया था 70 बीपीएससी पीटी वन लाइनर में पूछा गया था। सेवा सेक्टर का योगदान कितना है? 58.6% का। इसके बाद से द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर का है जिसको हम लोग विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें कौन सा है? 21.5% का, 21% का। बचा हुआ किस में हो जाएगा? 19.9%। ये प्राइमरी सेक्टर है। एग्रीकल्चर, खनिज वगैरह इसी में आते हैं। खनिज भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्रकृति से जब भी हम कुछ डायरेक्ट लेते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्रकृति से ली हुई चीज़ों को अगर हम कुछ और बदल रहे हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है और अगर उसको हम बेच रहे हैं ऑनलाइन तो वो टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। इसी को कहा जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ओके, टर्सरी सेक्टर में होटल, ऑनलाइन मार्केट, सॉफ्टवेयर सर्विस, ये सब चीज़ें किस में आती हैं गुरु? तो टर्सरी सेक्टर में आता है। सेवा सेक्टर में बीपीओ वगैरह ये सब उसी में आता है। ठीक है। सूक्ष्म उद्यमों में निवेश 135% बढ़ा है जबकि रोजगार 107% बढ़ा है। 107% रोजगार बढ़ गया है बिहार में। बिहार में सरकारी रोजगार जो है ये सबसे ज़्यादा भी मिल रहा है। अगर उत्तर भारत की आप लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रोजगार अगर सरकारी कहीं पर मिल रहा है तो बिहार में ही मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और है कि इसका बेनिफिट बिहार के बाहर के राज्यों को भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से कई सारे लोग आपको दिखेंगे बिहार में शिक्षक वगैरह की जॉब करते हैं, तो इसको लेकर भी कई सारे लोग कंसर्न रहते हैं। देखिए अगला क्या है इसी में। वृहद इकाइयों में निवेश की रकम 131% बढ़ा है जबकि रोजगार 187% बढ़ गया है। बिहार के खनन क्षेत्र में भी 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। खनन का जो क्षेत्र है बिहार में उसमें भी 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सड़क व बुनियादी ढांचे की अगर हम लोग बात करेंगे 2005-25 के दौरान, कितने वर्ष? 20 वर्षों के दौरान। 5 से 25 क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जी आए थे 5 में और 25-20 साल हो गया है। ग्रामीण पक्की सड़कें 835 किलोमीटर से बढ़कर 1,17 लाख किलोमीटर हो गई है। देखो गुरु, ये तो देखने वाला चीज़ है, आपको दिखता होगा। 2005 में पूरे बिहार में ग्रामीण एरिया मात्र 835 किलोमीटर सड़कें थी, है ना। और ये तो अब आपको दिखता भी होगा कि आप कहीं से भी अपने गांव तक जाते हैं तो आपको सड़क शायद ही कहीं ख़राब मिले। ऐसा होता है आप दिल्ली से डायरेक्ट जा सकते हैं बिहार तक और बिहार के गांव तक जा सकते हैं, आपको बीच में शायद ही कहीं सड़क ख़राब मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी काम की है इन लोगों ने। नए द्रुत मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, द्रुत मार्ग का मतलब होता है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे को इन्होंने इतना ख़राब हिंदी लिखा है। यातायात व्यवस्था का विस्तार हो रहा है, जैसे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के शहर हैं उनको खूब अच्छे तरीके से जोड़ा जाए, जिससे कल्चरल एक्सचेंज हो, जिससे इकोनॉमिक एक्सचेंज हो। उत्तर बिहार दक्षिण बिहार के लोग आसानी से आदान प्रदान कर सकें, आए जाएँ। इससे क्या होगा? बिहार की इकोनॉमी ग्रो करेगी। उत्तर प्रदेश 10.1%, कर्नाटक 7.7% के बाद बिहार ने 2011 से 24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में तीसरी सबसे अधिक वृद्धि 7.6% की दर्ज की है। बिहार में रोड का घनत्व प्रति 1000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर 3167 है। रोड घनत्व के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है, जिसमें केरल है शायद पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे पर आता है, तीसरे पर बिहार आता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा।
डिजिटल प्रशासन और ऊर्जा क्षेत्र के यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। सरकार ने ई प्रशासन को बढ़ावा देते हुए CCTNS और CFMS साइबर सेल, ई चालान जैसी तकनीकों को अपनाया है। अब यह जरा यहाँ पर रुक जाइए, जिनका मेंस एग्जामिनेशन अप्रैल महीने में, वो लोग जरा ध्यान से सुने। इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप खोलेंगे, खोल करके देखिएगा पूरा बुकलेट, आप उसको प्रिंट करवा लीजिएगा ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके। उसमें चैप्टर बटे हुए होते हैं, एक होगा शासन करके, ई शासन का भी चैप्टर होगा, एक होगा बिहार का ऊर्जा क्षेत्र, एक होगा परिवहन का क्षेत्र, एक होगा आपका बिहार के बारे में इंट्रोडक्शन का सेक्शन, जिसमें ये सब चीज़ें लिखी रहती, जो अभी मैं सारा पढ़ा रहा हूँ आपको। उसमें आपको चैप्टर वाइज में क्या करना है, बहुत कम फैक्ट्स होते हैं, बाकी तो सारा डेटा भरा हुआ रहता है, उतना नहीं पढ़ना है आपको। कंक्लूड करके फैक्ट जो लिखे होते हैं ना, उसको आपको स्क्रीनशॉट या कुछ भी करके आप लिख करके रख लीजिएगा। वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कहाँ पूछे जाते हैं? आप 68 BPSC का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, या 69 में, वहाँ पर ई शासन से सवाल उन्होंने पूछे हैं कि हाल ही में बिहार में ई शासन को लेकर साइंस एंड टेक में GS2 में उन्होंने सवाल पूछे हैं। तो ये चीज़ें आपको तैयार करना पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। ई चालान जैसी तकनीकों को अपनाया है। ऊर्जा के प्रति व्यक्ति खपत 134 किलोवाट घंटे 2012-13 से बढ़कर 363 किलोवाट घंटे 2023-24 में हो गई है। ऊर्जा खपत का क्या तात्पर्य है? ऊर्जा का खपत तब बढ़ता है जब आपके घर में पहले एक बल्ब लटका हुआ होता था, अब आपके घर में बल्ब भी है, फ्रिज भी है, TV भी है और गीज़र भी लगा हुआ है। तो यानी कि आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी जो है, परचेजिंग कैपेसिटी, वो बढ़ी है, आपके पास घर हुआ है, तभी तो जाके आप ज़्यादा ऊर्जा को भोग कर पाएंगे। बिहार राज्य में औद्योगिक चीज़ें बढ़ी होंगी, मॉल बने होंगे, सड़कें बने होंगे, दुकानें बहुत ज़्यादा बनी होंगी, लोग ऊर्जा का खपत बढ़ा रहे होंगे, लोगों ने AC परचेज किया होगा, कूलर परचेज किया होगा, तभी तो जाके ऊर्जा का खपत बढ़ता है। इसके क्या दिखता है कि राज्य इकोनॉमिक रूप से कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है। बिजली खपत के मामले में टॉप 5 जिलों में क्रमशः पटना, गया और मुजफ्फरपुर हैं। रोहतास और नालंदा भी इसमें शामिल हैं। क्यों है ये सारे? आपको दिखेगा कि ये तुलनात्मक रूप से इनकी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, ये सारे के सारे अच्छे हैं। जैसे मुजफ्फरपुर और भागलपुर बिहार के इकोनॉमिक हब बन सकते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है। जल आपूर्ति, विद्युत की गैस कनेक्शन जैसे जन उपयोगी सेवाओं में 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। महिला सशक्तिकरण, ये तो मैंने कल परसों बजट में भी करवाया था, और आज इकोनॉमिक सर्वे के दृष्टिकोण से देखिए कि महिला सशक्तिकरण की क्या बात की गई है। 1063.5 स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं। 21,498.4 SHG को 46.9 करोड़ का संचित ऋण प्रदान कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? ये आत्मनिर्भर ग्रुप होते हैं। ये एक तरह से ग्रुप होता है महिलाओं का, जो किसी कॉमन पर्पस को लेकर इकट्ठा होते हैं और काम करते हैं। जैसे कोई पापड़ बनाना हो गया, कोई अगरबत्ती बनाना हो गया, कोई और काम हो गया, तो ये सरकार इनको ऋण देती है, सब्सिडी देती है कई प्रकार के, और इससे क्या होता है, रोज़गार क्रिएट हो जाता है ग्रामीण स्तर पर या छोटे स्तर पर। कभी अगर समय मिले तो लिज्जत पापड़ का आपने नाम सुना है? बड़ा ही सुंदर पापड़ होता है लिज्जत पापड़। उसकी कहानी को सर्च करके पढ़िएगा। आज वो करीब में 6,000 करोड़ रुपए का क्या है तो बिजनेस है उसका, और वो मुंबई के चौल से शुरू हुआ था। जब हस्बैंड सबके काम पर चले जाते थे पति, तो घर में पत्नियां बैठी रहती थी, उन्होंने पापड़ बना करके बेचना शुरू किया था। और आज देखिए लिज्जत पापड़ कहाँ पर है, तो एक बार उसकी स्टोरी पढ़िएगा। तो अगला है कि वित्तीय वर्ष 24-25 तक कुल जमा राशि 5.27 लाख करोड़ थी, जिसमें 2.97 लाख करोड़ ऋण के रूप में वितरित किया गया, और ऋण जमा अनुपात 56.3% रहा है। वित्तीय वर्ष 22-23 से 23-24 तक महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर में सुधार हुआ है। ग्रामीण महिलाओं में यह दर 24.8% से बढ़कर 33.5% हो गया है। शहरी महिलाओं में भी ये दर कहीं न कहीं बढ़ा है। बिहार पुरुष और महिलाओं का श्रम सहभागिता अनुपात पूरे भारत के औसत से कम है। पुरुष और महिलाओं का जो श्रम सहभागिता अनुपात है अभी भी वो कम बना हुआ है बिहार में, ये बढ़ना चाहिए। इसके बढ़ने से क्या होगा, महिला एम्पावरमेंट जो है वो सही हो पाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र अगर हम लोग देखें तो कल मैंने आपको बजट में बताया था कि लगभग में 60,000 करोड़ रुपए एजुकेशन से रिलेटेड फंड्स पर व्यय किया जाएगा। विगत 18 वर्षों में शिक्षा पर खर्च 10 गुना बढ़ गया है, स्वास्थ्य पर 13 गुना और सामाजिक सेवाओं पर भी 13 गुना खर्च बढ़ा है। बजट कल्याण बजट वर्ष 13-14 शुरू किया गया, और बाल कल्याण बजट शुरू किया गया। ये सवाल ही पूछा गया है, 13-14 में शुरू किया गया। ये शायद 64वीं BPSC में पूछा गया था या 65वीं में,
कि बाल कल्याण बजट कब से शुरू किया गया है। तो 13-14 के बजट शुरू किया गया है। 16 से 23 के बीच इसमें 19.4% की वार्षिक वृद्धि भी हुई है। 5 वर्षों में सरकारी माध्यमिक स्कूलों की सीजन दर में 62.2% की गिरावट दर्ज की गई है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया है। हरित बजट, जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं को लागू कर राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में 12 वर्षों में वनक्षाधन में 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे का जो मुख्य पॉइंट है सभी चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें पहला होता है कि आर्थिक वृद्धि कैसा है बिहार का, ये सबसे पहला यही दिखेगा आपको, इंट्रोडक्शन का सेक्शन। फिर आपको राजकोषीय स्थिति दिखेगा, उसके बाद से आपको कृषि वगैरह का चैप्टर मिलेगा, उसके बाद आपको सड़क और बुनियादी ढांचा का चैप्टर मिलेगा, फिर आपको ई प्रशासन, ई शासन, ऊर्जा सेक्टर वगैरह मिलेगा। ठीक है, उसका मैंने एक क्रक्स आपको दिया है, इसका डिटेल में भी अध्ययन हम लोग करेंगे। आज शाम को आपको MCQ भी मैं इसका दे दूंगा हिंदी इंग्लिश में। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। स्टडी फॉर UPSC PCS अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं तो आपको 19,000-20,000 करीब में लोग हैं। जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। चैनल वो होता है जिसमें केवल मैं मैसेज करता हूँ, एडमिन कर सकते हैं। ग्रुप वो होते हैं जिसमें आप सभी भी मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक कौन सा है। IRCTC और रेल के एक और विभाग को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। क्या होता है नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, जरा इसको क्लियर कर लेते हैं। ये प्रीलियम एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या है टॉपिक, यही न्यूज। IRCTC और IRFC को सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया है, वैश्विक स्तर पर विस्तार प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। ये तो पता ही आपको क्या है, कैटरिंग और टूरिज्म को लेकर है रेलवे का डिपार्टमेंट, और रेलवे का फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, इन दोनों को दिया गया है। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न क्या होता है ये? दरअसल में भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के पश्चात जरा ध्यान से डिटेल पृष्ठभूमि बना करके पढ़िएगा। अब तो इनमें से बहुत सारी कंपनियों की हालत जो है वो सही नहीं चल रही है, लेकिन ठीक है, फिर भी अच्छे खासे कंडीशन है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सब। तो भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को लेकर बहुत कम चीज़ें दी थी और अपने सभी सेक्टर में अपने कंपनियों को बनाया था। और ये सारे के सारे कंपनियां आपको उन सेक्टर में दिखेंगी जहां पर प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ONGC की, तो ये नेचुरल गैस और तेल के भी क्षेत्र में काम करता है। जैसे हम लोग भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बड़े इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र बनाता है ये। कोल इंडिया कोयले के सेक्टर में काम करता है। ये सारे बड़ी कंपनियां भारत सरकार की। तो पूछा जाता है सवाल कई बार कि इनका निर्माण क्यों किया गया था। तो देश के संसाधनों का सभी तक संपूर्ण रूप से आवंटन को लेकर इन कंपनियों को सरकार ने बनाया था, ताकि देश के जो संसाधन हैं उसका सभी के लिए उपयोग हो सके और प्राइवेट कंपनियां केवल लाभ के लिए उसका उपयोग ना करें, बल्कि देश के लोगों के लिए काम कर सकें। इसी उद्देश्य से बनाया गया था। समय के साथ बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो भ्रष्टाचार और बहुत सारे कारणों कारण बंद हो गई भारत सरकार की, और प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ गया। 1991 के पश्चात से प्राइवेटाइजेशन के पश्चात कई सारे भारत सरकारी कंपनियों का विलय कर दिया गया, बेच दिया गया और बंद भी हो गए। लेकिन कुछ इतनी विशाल कंपनियां थी भारत सरकार की जिनको सरकार ने बेचा नहीं, या बेचा भी तो आंशिक रूप से ही उसमें हिस्सेदारी को बेचा। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि बहुत विशाल और बहुत ही ज़्यादा कमा करके देने वाली कंपनियां थी। फिर भारत सरकार ने इनका कैटेगराइजेशन शुरू किया। महारत्न, जिसमें सबसे बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं, फिर आता है नवरत्न, फिर आता है मिनी रत्न। 3 श्रेणी भारत सरकार के PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होते हैं, पब्लिक का मतलब होता है सरकार का जो है उसको उन्होंने रखा हुआ है। तो उसी को देखेंगे हम लोग। महारत्न का दर्जा किसको दिया जाता है? पहले इसे नवरत्न का दर्जा इसको प्राप्त हो, उसको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। विगत 3 वर्षों का औसत वार्षिक लाभ 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो। विगत 3 वर्षों के औसत वार्षिक लाभ, एवरेज जो वार्षिक लाभ हो 5,000 करोड़ से ज़्यादा, 5,000 करोड़ से अधिक हो तब दिया जाता है। विगत 3 वर्षों का औसत वार्षिक नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो। विगत 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक का हो। महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति, यानी कि ग्लोबल आपका पोजीशन होना चाहिए, ग्लोबल रूप से आपकी उपस्थिति होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिए। इंटरनेशनल मल्टीनेशनल टाइप की कंपनियां हो जाती हैं। सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। जैसे ONGC वगैरह के जो शेयर होते हैं, अगर आपने परचेज किए होंगे तो वो भी आजकल तो बहुत कम दाम पर मिल रहे हैं, 222-23 रुपये का मिल रहा है, लेकिन बेकार है सभी इनमें पैसा लगाना, कभी भी गिर जाती हैं ये। तो ये जो है इनको किसका दर्जा दिया जाता है? तो नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। ये मानदंड कृपया करके याद रखें।
25,000 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर मिनिमम इसमें है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनियां होंगी। ठीक है, इनको किसका दर्जा दिया जाता है, तो महारत्न का, नवरत्न से ऊपर का। ठीक है, अब नवरत्न का दर्जा किसको दिया जाता है, जिसको पहले से मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हो, विगत 5 वर्षों में 3 समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत बहुत अच्छी से उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की हो, निम्नलिखित 6 मापदंडों में 60 अंक या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। अब इसी के तहत IRCTC और IRFC को दिया गया है क्या, तो नवरत्न का दर्जा दिया गया है। प्रति शेयर कमाई 10 अंक का, शुद्ध पूंजी या शुद्ध लाभ 25 अंक का हुआ हो, इनका कम से कम 25 अंक मिलता है इनको इसके तहत। उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष जनशक्ति, मैन पावर पर आने वाली लागत, यानी कि उत्पादन आपने किया है तो आपने कितना इंसानों को लेकर खर्च किया, मैन पावर पर कितना खर्च किया है, और उसके कंपेयर में आपने उत्पादन कितना किया है, इस चीज़ में अगर आपका अच्छा खासा प्रदर्शन है तो 15 अंक आपको मिल सकते हैं। कारोबार पर ब्याज और करों से पहले अर्जित आय पर 15 अंक मिलते हैं। नियोजित पूंजी के लिए मूल्यह्रास, ब्याज और करों से पहले अर्जित लाभ, ये क्या है, तो 15 अंक आपको इससे मिलते हैं। और अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन से 20 अंक मिलते हैं। अगर आपने इन सब को जोड़कर 60 अंक प्राप्त कर लिए तो आप पास हो गए और आपको नवरत्न का दर्जा मिल सकता है। और ये भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया है। अब इसके बाद इन कंपनियों की हैसियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये ज़्यादा निवेश कर सकते हैं दुनिया में, अपने ऑटोनोमस तरीके से ज़्यादा फैसले ले सकते हैं, इसलिए इनकी क्या हो जाती है, वैश्विक पहुंच बढ़ जाती है। तब ये आके महारत्न में भी शामिल हो जाएंगे। नवरत्न के बाद ये वैश्विक पहुंच अपना बनाना शुरू करेंगे और जब इनकी वैश्विक पहुंच हो जाएगी तो धीरे धीरे करके इनको महारत्न का दर्जा भी मिल जाता है। मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया हो जिस कंपनी ने, विगत 3 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष में कर पूर्व 30 करोड़ रुपए अधिक का लाभ अर्जित किया हो, सकारात्मक निवल मूल्य हो, तो आपको श्रेणी 1 का दर्जा मिल सकता है। श्रेणी 2 का दर्जा किसको मिलता है, विगत 3 वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया हो और सकारात्मक मूल्य रहा हो, उनके लिए 30 करोड़ का मानदंड इसमें नहीं है, तो इनको मिनी रत्न श्रेणी 2 मिलता है। मिनी रत्न श्रेणी 2 सबसे नीचे हो गया, देन श्रेणी 1 हो गया, देन नवरत्न हो गया। नवरत्न के बाद फिर महारत्न आ जाता है। महारत्न पर है यानी कि भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो। ठीक है, वर्तमान में महारत्न की कुछ की बात करें तो कोल इंडिया है, ONGC है, उसके बाद से आपका एक और कंपनी BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। ये सब क्या है, तो महारत्न कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत सरकार की। अगला टॉपिक है बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बेल्जियम के जो प्रिंस हैं वहाँ के, वो आए हुए हैं भारत की यात्रा पर और भारत के साथ बेल्जियम के डिफेंस टाइज जो हैं काफ़ी मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है और 2025 के दिसंबर तक रक्षा समझौतों पर साइन किया जा सकता है। और दरअसल में हुआ क्या है, इन सभी की आंखें खुली हैं, जो आंखें भारत सरकार के बहुत पहले ही खुल गई थी कि पिछलग्गू मत बनो किसी का भी। पूरा यूरोप आजकल डरा हुआ है। क्या हुआ है कि अमेरिका में एक भाई साहब आए हैं, उन्होंने बोला है कि हम आपका साथ नहीं देंगे, आपको रूस से लड़ना है, हमें रूस से मित्रता करनी है क्योंकि हमें रूस लॉन्ग टर्म में चाहिए अपने साथ में, क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और है। उन्होंने यूक्रेन को बोला कि युद्ध बंद करो, जो क्षेत्र रूस ने हथियार लिए वो उसको छोड़ दो। अब यूरोपीय देशों का बैठक हुआ कहाँ पर, तो ब्रिटेन में। वहाँ पर अब जब कोई पीट के आता है कहीं से तो सारे अगल बगल के लोग आके सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं, हम मिलकर आपका साथ देंगे, हम मिलकर जाएंगे लड़ने के लिए, है ना। वही चीज़ अभी यूक्रेन के साथ में हो रहा है। अमेरिका से आया बेचारा बेइज्जती होकर, तो उसको यूरोप के देश थोड़ा सा सांत्वना दे रहे हैं कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको हथियार देंगे, पैसे देंगे, लड़ो। आप क्यों लड़ा रहे हो यार, जब आपको पता है कि आप रूस और यूक्रेन के बीच में कोई है ही नहीं भाई लेवल का, तो आप शांति की राह पर जाओगे कि हथियार और पैसा दोगे। ठीक है, तो वही ये लोग कर रहे हैं। तो यूरोप के देशों को ये एहसास हुआ है कि अमेरिका की हर बात मानना जरूरी नहीं होता है, जैसा भारत ने किया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत को बोला गया कि आप रूस से तेल मत खरीदो, सपोर्ट मत करो। हमने बोला कि हमारे इंटरेस्ट में हम करेंगे, है ना। तो अब ये देश जो हैं ये बाहर निकल रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ मिल रहे हैं, रक्षा समझौतों पर साइन कर रहे हैं, हथियार बेच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप अपनी सुरक्षा खुद कर सके। ये सारे औपनिवेशिक देश हैं, यूरोप अपनी सुरक्षा खुद कर सके, अमेरिका पर उसको निर्भर न रहना पड़े। खतरा किससे है उसको, तो रूस से खतरा है, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो यही बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया का सबसे खुशनुमा देशों में से एक है, हालांकि औपनिवेशिक देश है। अफ्रीका के बहुत सारे देशों को लूट के इन्होंने अपना देश खुश बनाया है, सुखी बनाया है।
बेल्जियम एक संघीय और संवैधानिक राजतंत्र है जो दो मुख्य भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित है। फ्लेमिश डच भाषी फ्लैंडर्स है और फ्रेंच भाषी वेलोनिया। बेल्जियम दो भागों में विभक्त है, एक है डच भाषी और एक है फ्रेंच भाषी। बहुत खूबसूरत देश है। इनके यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट 100% फ्री है। आप किसी भी बस में बैठ जाएं, किसी भी ट्राम में बैठ जाएं, घूम लें, 1 रुपये का खर्चा नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतना लूटा है बाहर से कि इनका देश बहुत ही समृद्ध हो गया है। नाटो का हेडक्वार्टर यहीं है। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है क्योंकि इतिहास में सबसे अधिक यूरोपीय संघर्ष यहीं पर हुए हैं। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। यह यूरोपीय संघ का EU का सदस्य भी है। देखिए यहाँ पर ये बेल्जियम है, यहाँ पर नीदरलैंड दिखेगा, ये जर्मनी दिखेगा, ये लग्जमबर्ग आपको दिखेगा और ये आपको दिखेगा फ्रांस, और इसी के बीच में है ये। यहाँ पर आपको नॉर्थ सी दिखेगा। ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल भी, यानी कि स्थल रुद्ध देश ये नहीं है, ये बेल्जियम है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में नाम आता है उसका। नाटो का हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थित है। इसका नाम जरूर ही ध्यान में रखिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और इसके MCQ वगैरह भी आपको जल्द ही मैं दे दूंगा। करंट अफेयर के MCQ अब से कर लिया करेंगे संडे को, जल्द ही हम लोग शुरू कर लेंगे प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को। ओके, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, जी जान लगा करके पढ़िए। सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप अपना 200% नहीं देंगे तो एक ग्रुप D की नौकरी भी 2025 ईस्वी में निकालना बहुत मुश्किल काम है। आपको रियलाइज़ हुआ होगा अगर आपने एग्ज़ाम दिया है सारे तो। इसलिए पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और आपसे अच्छा पढ़ रहा होगा, वो आपका जॉब ले जाएगा। कंपटीशन है गुरु, समझना पड़ेगा आपको। ओके, धन्यवाद आप सभी का।